अच्छा जी, शुरू करें। ठीक है जी। अच्छा, ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ कि इसको ना लेक्चर ना समझे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली देखा गया है कि जब हम किसी चीज को लेक्चर समझ लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि शायद ये किसी कोर्स या सिलेबस का हिस्सा है। वो थोड़ी सी टेंशन क्रिएट करता है। अगर हम इसको एक सेशन समझ लें, या अगर ये समझ लें कि हम आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, तो वो फिर ना एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि लेक्चर समझ के नहीं आपने सुनना इसको। दूसरी बात ये है कि इसको ये भी नहीं सोचना कि भाई मैं ही बोलता रहूं और आपने बात नहीं करनी। इसको हम इंटरेक्टिव बनाते हैं, क्योंकि ये हमेशा होता है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं, बल्कि हम तो अपने मरीजों से भी सीखते हैं। तो इसलिए हम इसको मिलजुल के करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हाफिज हाफिज डॉक्टर आसिम शफीक का, कि ये जो हमने तैयार की है प्रेजेंटेशन, वो हमने की है, मैंने अकेले ने नहीं की। डॉक्टर आसिम शफीक का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। मैं अपना थोड़ा सा तारफ करा दूं कि मैं पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर ये जेनेसिस हॉस्पिटल है शादमान में, वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो इसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी कुछ आ जाएंगे। अच्छा, हमने जो बातचीत करनी है वो इस तरह होगी कि पहले हम पेन को डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि ये पेन जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसकी काजेज क्या हैं, और पेन की टाइप्स क्या हैं, और अगर हमने पेन का डायग्नोज करना है तो क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ पेन मैनेजमेंट। 10 प्रिंसिपल्स हैं पेन मैनेजमेंट के, वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैनेजमेंट के जो मुख्तलिफ टूल्स हैं। तो इसको हम इसी तरह आसान लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। आप माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं बैठे हुए। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हो सकता नई ना हो, लेकिन ये होगा कि आज आपकी पेन के हवाले से काफ़ी हद तक रिवीजन हो जाएगी। तो सबसे पहला आता है, व्हाट इज पेन। आप में से कोई डिफाइन करेगा कि पेन क्या है? डिस्कम्फर्ट, वेरी गुड। और कोई जी? जो मेडिकल डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन वो शायद इतना ज्यादा। पेन इज a सब्जेक्टिव, अनप्लेजेंट सेंसरी एंड emotional experience that signals something is wrong in the body in particular area। ठीक है, ये तो हो गई मेडिकल की डेफिनेशन। लेकिन एक है उसकी सोशल डेफिनेशन। असल में क्या है पेन? पेन इज द क्राई ऑफ द टिश्यू फॉर हेल्प। ये आपके जिस हिस्से में दर्द हो रही है, ये उसकी चीख है। वो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये जो है, इसका मेरा कुछ कर लो, मेरे अंदर कुछ डिसऑर्डर आ गया। अब इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग मानी जाती है, कि अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि हमें पहले से पता चल जाता है। ये एक सिम्टम है। और इसका साइन क्या होगा? हर पेन में साइन नहीं होता, लेकिन कई पेन्स में साइन के तौर पर उस हिस्से में टेंडरनेस आ जाती है। दूसरा साइन क्या होता है कि जो अच्छे और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो भी बहुत बड़ा साइन होता है। एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि डॉक्टर्स आईज शुड एक्ट लाइक एन एक्सरे और हैंड्स लाइक एन अल्ट्रासाउंड। तो जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, वो देखा गया है कि मरीज को उसकी शक्ल देख के उनको अंदाजा हो जाता है कि भाई इस बंदे को वाकई दर्द है। तो इसमें अब अगर आप में से किसी में ये चीज की कमी है, तो अब आपने करना क्या है कि आपके अंदर वो एक्सपीरियंस टच आ जाए। उसका तरीका ये है कि ऑब्जर्वेशन बढ़ानी। अच्छा, एक चीज आपसे मुझे सवाल करना है, किसी को पता हो कि ऑब्जर्वेशन और सीइंग में क्या फर्क है? किसी भी डॉक्टर को पता हो? हम देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं।
तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड सीइंग। जब विषय जो है पीली होती है, फिर जब शेड आता है तो हम उसकी शक्ल की तरफ देखते हैं, और वो उससे जो एक एनालिसिस हम निकालते हैं, वो उसकी एग्नी को, उसकी हर चीज को देखते हुए वो एक ऑब्जर्वेशन। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो प्रॉपर डेफिनेशन है जो दुनिया में मानी जाती है, वो ये है कि सीइंग का मतलब है किसी को देखना। ऑब्जर्वेशन का मतलब है टू सी सम पर्सन और थिंग विद द इंटेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर हम उसको समझने की नीयत से देखते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अगर हम वैसे ही देखते हैं तो वो सीइंग। तो आप डॉक्टर की जो आईज है वो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, सिंपली सीइंग नहीं होनी चाहिए। अब एक सवाल आता है कि ऑब्जर्वेशन को बढ़ाया कैसे जाए। आप में से कोई वाकई आप ऑब्जर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको उसका फार्मूला बता देता हूं। अगर ऑब्जर्वेशन बढ़ाना नहीं चाहते तो हम आगे चलते हैं। फार्मूला ये है कि आपको थोड़ी सी अपनी आदत में तब्दीली करनी पड़ेगी। आप में से हो सकता है लोग फिल्में देखने के, ड्रामे देखने के सिवाय, वो जो घरेलू ड्रामे हैं उसके अलावा ड्रामे देखने के शौकीन ना हो। तो एक दुनिया में जो माना जाता है इस वक्त, क्योंकि अगर कहते हैं ना जी कि व्हाट इज द आइडियल ऑब्जर्वेशन, तो वो कहते हैं ऑब्जर्व लाइक शर्लक होम्स। तो शर्लक होम्स की सीरीज उर्दू में अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वो देखें। सर आर्थर कानन डायल ने ये सीरीज, ड्रामा सीरीज लिखी थी, उसके ऊपर फिल्में भी बनी हैं शर्लक होम्स के। तो वो अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो एक दूसरे इंसान को देख के कैसे वो नताइज अखज कर लेता है। तो उससे आपकी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ेगी। हर ड्रामे में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा जिससे आपकी ऑब्जर्वेशन बेहतर होगी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पेन। हर डॉक्टर की देखा गया है कि ऑलमोस्ट 60% जो उसके पेशेंट हैं वो प्रेजेंट करते हैं पेन के साथ। तो इतनी ज्यादा परसेंटेज और किसी डिजीज की नहीं है। आपके जहन में कोई है तो बताएं। इससे ज्यादा मैक्सिमम परसेंटेज जिसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है वो पेन के साथ है, चाहे वो पेन किसी तरह की भी। तो इसलिए पेन जो कहते हैं ना, इसको माना जाता है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच शुड बी अंडरस्टूड एंड स्टडीड। तो अब है क्या पेन? अभी हमने बात की कि अल्लाह की ब्लेसिंग है और ये एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना भी है। मैं आपको इसमें अपना पर्सनल जाती वाकया बताता हूँ। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी एंड ऑन्कोलॉजी की। उसमें एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे जर्मनी के, उन्होंने लेक्चर्स दिए, अपना लेक्चर दिया। लेक्चर देने के बाद कोई 2000 इंटरनेशनल 120 कंट्रीज का ना वो इज्तिमा था। उसके बाद उसने सबसे कहा कि जी मेरे साथ मिलके दुआ करें। और उस दुआ में उसने ये कहा कि ओ गॉड, प्लीज लेट द ट्यूमर प्रोड्यूस पेन इन अर्ली स्टेज सो दैट वी मे ट्रीट इट अर्लियर इन अ बेटर वे। आपको पता है कि ट्यूमर्स जो हैं वो पेन नहीं करते, और कैंसर भी पेन नहीं करता। तो अगर ये पेन करना शुरू कर दें इन अर्ली स्टेज तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। तो ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि पेन की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, अब काजिज पे आ जाते हैं। काजिज में जो मोस्ट कॉमन काजिज हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। चार मेन काजिज मानी जाती हैं। एक है ट्रॉमा, जिसमें फिजिकल इंजरी होती है। स्प्रेन्स भी हो सकती हैं, स्ट्रेन्स भी हो सकते हैं, बर्न्स भी हो सकते हैं, ये फिजिकल इंजरी है। ट्रॉमा में एक साइकोलॉजिकल इंजरी भी होती है। तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बल्कि ज्यादा खतरनाक होता है। हम डिटेल्स में नहीं जाते। मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिनमें पेन्स होती हैं। ट्यूमर्स किसी तरह के भी पेन कर सकते हैं लेकिन इन लेटर स्टेजेस, नॉट इनिशियली। कार्डियक पेन्स हैं, विसरल पेन्स हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस की पेन्स हैं।
साइकोलॉजिकल जो है उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक कोटेशन है कि एवरी डिजीज इज आइदर साइकोसोमैटिक और सोमैटोसाइक। और सर्जरी ये भी बहुत जबरदस्त काज है, पोस्ट सर्जरी बहुत से लोगों की पेन्स होती है। अब आ जाता है पेन्स की टाइप्स। तीन टाइप्स हैं जो दुनिया में मानी जाती हैं। एक है नोसिसेप्टिव, न्यूरोपैथिक और मिक्स टाइप। न्यूरोपैथिक को रेडिकुलर पेन्स भी कहते हैं, और नाम से ही पता चलता है कि नर्व्स की पेन है। इसमें क्या होता है कि नर्व डैमेज होता है, जिस वजह से वो पेन शुरू हो जाती है। अब इस पेन की क्वालिटी क्या होगी? स्टैबिंग सेंसेशन होगी, बर्निंग होगी, शूटिंग पेन होगी, या शार्प पेन होगी। दूसरी नोसिसेप्टिव है। न्यूरोपैथिक का तो आपको नाम से अंदाजा हो गया होगा कि भाई नर्व रिलेटिंग। नोसिसेप्टिव का ये जरा डिफरेंट सा नाम है, इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूं। नोसी का मतलब होता है पेन, लैटिन लफ्ज है, लैटिन लैंग्वेज का। और सेप्टिव का मतलब होता है फील करना या परसीव करना। तो नोसिसेप्टिव पेन्स जो हैं ये हम फील करते हैं नोसिसेप्टिव रिसेप्टर्स के लिए। जो नोसिसेप्टिव रिसेप्टर्स हैं ये नर्व सेल एंडिंग्स होते हैं जहां से पेन्स की सेंसेशन ओरिजिनेट करती है। अब ये जो नोसिसेप्टिव पेन है ये किसी ना किसी टिश्यू डैमेज की वजह से होती है। थ्रॉबिंग हो सकती है या शार्प पेन्स हो सकती हैं। इसमें आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, सोमैटिक भी हो सकती है और विसरल भी हो सकती है। फिर ये न्यूरोपैथिक या नोसिसेप्टिव पेन्स मिक्स भी हो जाती हैं कई केसेस में। तो मेन टाइप्स आप समझ लें, न्यूरोपैथिक या नोसिसेप्टिव। अब आ जाता है डायग्नोसिस के। तीन मेथड्स कॉमनली हमारे यहाँ चलते हैं। एक है आपने जो उसकी हिस्ट्री लेनी है, सिम्टम्स वगैरह। दूसरा वो जो आप उसका एग्जामिनेशन करते हैं जिसको हम साइंस कह सकते हैं। और तीसरा लेबोरेटरी टेस्ट। अब इसमें पेन में जरा हिस्ट्री लेने का जो है ना मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल हिस्ट्री से। इसमें आपने कम से कम 9 किस्म के सवाल जरूर पूछने होते हैं। ये 9 सवाल आपको जुबानी आने चाहिए। नंबर 1, लोकेशन। नंबर 2, क्वालिटी क्या है पेन की, डल है, कटिंग है, शार्प है। ड्यूरेशन, एक्यूट है कि क्रोनिक है। इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत कितनी है। इंटेंसिटी को आप कैसे समझेंगे, एक पेन की इंटेंसिटी को? पेशेंट अगर कहता है जी मुझे डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रही है, तो आपके पास कोई क्राइटेरिया है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है? क्या क्राइटेरिया? हाँ जी, टॉलरेंस। मरीज से आप क्या सवाल पूछेंगे जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि पेन की शिद्दत कितनी है? 0 से 10 तक। हाँ, वेरी गुड। 0 से 10 तक ये एक क्राइटेरिया माना जाता है कि आप कहें जी कि इंतहा से ज्यादा जो दर्द है ना, वो फर्ज कर लें कि ये 10। आप बताएं कि आपकी दर्द का स्कोर क्या है, 9 पे है, 8 पे है? अच्छा, अब ये 0 से 10 का जो है ना, इसका फायदा बड़ा है। फायदा क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मरीज ने आपको एक दिन आके बताया कि जी मेरी दर्द जो है वो 9 स्कोर पे है। अब आपने उसको दवाई दी। दवाई देने के बाद मरीज आपके पास 2-3 दिन बाद आया। कई दफा मरीज कहता है डॉक्टर साहब कोई फर्क नहीं पड़ा। आप उसको पूछ सकते हैं कि यार ये बताओ कि पहले दिन जब तुम आए थे तुम्हारी दर्द थी 9 पे, आज कितने पे है? तो अगर वो कहता है ना 8 पे है, तो वो क्लियर हो जाता है कि आपकी दवाई से कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। तो ये स्कोरिंग जो है ना ये बड़ी फायदेमंद रहती है। दूसरा ये है कि आप मरीज को अगला सवाल आपने पूछना है कि कौन सी चीज आपकी दर्द को बढ़ाती है और कौन सी चीज आपकी दर्द को कम करती है। अब अगर तो मरीज बता दे तो वेल एंड गुड, ना हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कि इस दर्द का खुराक के साथ कोई ताल्लुक है, इस दर्द का सुबह या शाम के साथ कोई ताल्लुक है,
इस दर्द का गर्मी या सर्दी के साथ ताल्लुक है, इसको टकोर करने से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? पोस्चर रिलेटेड भी है। अच्छा, तो कई दर्दें ऐसी होती हैं, जो पुराने मरीज होते हैं वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब ये दर्द मुझे सर्दियों में ज्यादा होती है, तो इसका मतलब सीजन रिलेटेड भी है दर्द। तो बहरहाल उसका रिलेशन जरूर पूछना चाहिए कि भाई किस सूरत में वो बढ़ती है या कम होती है। फिर आ जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि मरीज से आपने पूछना है कि ये तुम्हारी आम जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होती है। कई दर्दें ऐसी होती हैं जिसके साथ मरीज कहता है मुझे अपने काम काज करने में कोई मुश्किल नहीं है। तो कई दर्दें होती हैं, वो कहता है, मरीज कहता है मुझसे अपना काम ही नहीं किया जाता। तो अगर वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को करती है इम्प्रेस, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि उसकी दर्द को जल्दी ठीक होना चाहिए। फिर आ जाता है, आपने एक सवाल बड़ा पूछना है, बहुत जरूरी, कि जी मुझसे पहले आपने कोई इलाज किया, किसी डॉक्टर के पास गए, कोई भी आपने इलाज किया है, चाहे वो मेडिसिन थी चाहे विदाउट मेडिसिन थी, कोई घरेलू टोटका भी इस्तेमाल किया है तो मुझे बताओ। तो प्रीवियस ट्रीटमेंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगला सवाल, आपकी प्रेस्क्रिप्शन के लिए वो सवाल अगर आपने ना किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। वो ये है कि कोई मेडिसिन ऐसी तो नहीं जो तुम्हें एलर्जी करती हो या तुम्हें सूट ना करती हो। तो ये जो 9 सवाल हैं ये आपने लाजमी पूछने हैं, उसके बगैर आप समझ लें आपकी हिस्ट्री नामुकम्मल है। अब आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। हम लोगों ने जब एमबीबीएस किया था तो हमें जो पढ़ाया गया था वो था कि मरीज को डिजीज के हवाले से आप चेकअप करो, सिस्टम के हवाले से, ये डिजीज जो है किस सिस्टम की, उस हवाले से करो। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है इसको कहते हैं फोकस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन। फोकस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि मरीज के सिम्टम के हवाले से आपने चलना है और मरीज के कंसर्न के हवाले से चलना है। अब मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक मरीज आता है जो वैसे तो बुखार का मरीज है, लेकिन आपको कहता है कि डॉक्टर साहब ये मेरे बाजू में भी दर्द होता है, ये मेरे बाएं बाजू में दर्द होता है, आप जरा मुझे देख लें, कहीं ये हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जो हमारा पुराना सिस्टम था उसके मुताबिक आपने बुखार को ट्रीट करना है, अगर इधर थोड़ी बहुत पेन होती है तो वो आप उसको इग्नोर करते थे। लेकिन जो नया सिस्टम है फोकस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें पेशेंट के कंसर्न को भी देखना है, तो आपने चेकअप करते हुए जरूर मरीज के कंसर्न को नोट करना है। अगर मरीज के कंसर्न को नोट ना किया तो वो मरीज जो है उसकी तसल्ली नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये फोकस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द सिम्टम ऑफ द पेशेंट। ठीक है जी, ये जी वो 9 सवाल भी पूछने हैं और उसके अलावा उसको चेकअप भी करना है। वो अभी मैं हम थोड़ा सा और इसको डिटेल से कर लेते हैं। ये एक तो ये है कि पेशेंट की हेल्थ जो है वो जनरली आप वैसे ही ऑब्जर्वेशन कर लें। दूसरा ये होता है पेशेंट का मेंटल स्टेटस थोड़ा सा आप गुफ्तगू से अंदाजा कर लें। फिर इंस्पेक्शन, जिस जिस जगह को मरीज इंडिकेट कर रहा है ना, उस जगह को आपने लाजमी इंस्पेक्ट करना है और पैल्पेट भी करना है। अगर वो कोई पेनफुल एरिया है उसका टेम्परेचर देखें, उसकी पल्सेशन देखें, फ्लक्चुएशन देखें, और जो एरिया जहां पे मूवमेंट्स हो सकती हैं उसकी रेंज ऑफ मोशंस जरूर देखें। जैसे घुटने का दर्द होता है या एल्बो का दर्द है या रिस्ट जॉइंट की पेन है, किसी जगह भी अगर पेन है तो उसकी मूवमेंट, हेडेक में भी आपने उसकी मूवमेंट सारी चेक करनी है, और उसकी स्ट्रेंथ, सेंसेशन और रिफ्लेक्सिव जिन जिन जगहों पे इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो भी आपने जरूर देखने। तो उसके साथ सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो है पेशेंट सेटिस्फेक्शन। उसके अलावा आपको नॉलेज भी उसके साथ मिलेगी कि वाकई जो है वो डिजीज की ग्रेविटी कितनी है। अगर हम फ्रैक्चर सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्रेपिटेशंस आ रही है, तो उसमें ज्यादा एग्जामिनेशन तो करना नुकसानदेह भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, आप इतना हार्ड ना ना करें, सॉफ्ट सॉफ्ट करें। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट क्या क्या है। इसमें
पेन के हवाले से सीबीसी तो हम वैसे ही करते हैं, सीआरपी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूरिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि हम गाउट को रूल आउट कर सकें, रूमाटाइड फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एंटी सीसीपी इंपॉर्टेंट है, एएसओ टाइटर, और कैल्शियम और विटामिन डी या तो करा लें या इसको इग्नोर नहीं करना। स्पेशली जॉइंट पेन्स में कैल्शियम और विटामिन डी मोस्टली या तो डेफिशिएंट होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा है कैल्शियम, विटामिन डी और स्पेशली मैग्नीशियम, ये जो है इनका कॉम्बिनेशन मरीज को पेन्स में बड़ा हेल्पफुल होता है। अब्डोमेन की पेन है तो एच पेलोराई और सीरम अमाइलेज जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। इसके अलावा यूरिन कंप्लीट और अल्ट्रासाउंड ये बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं एब्डोमिनल पेन्स में। और अगर कोई बोन्स का या जॉइंट्स का मसला है तो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर हार्ट का पेशेंट है तो उसमें ईसीजी, ट्रोपिन आई, कार्डियक एंजाइम्स और एंजियोग्राफी ये बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट माने जाते हैं। हाँ जी, एंटी सीसीपी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कराते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी एंटीबॉडीज जो हैं वो, ये क्रोनिक पेशेंट्स में होता है कि एंटीबॉडीज बन गए हैं कि नहीं बन गए। अब हैं 10 प्रिंसिपल्स ऑफ पेन मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रिंसिपल जरूर आने चाहिए। नंबर 1, पेशेंट को आपने वेलकम करना होता है, जितना मर्जी पुराना पेशेंट है, जिस तरह का भी पेशेंट है, और उसको, उसके साथ बातचीत जो है ना वो बड़ी प्लेजेंट किस्म की होनी चाहिए। पाकिस्तान में 2 तरह के लोगों की बातचीत जो है ना उसको बड़ा आइडियल माना जाता है। एक जो गांव का डॉक्टर होता है, उसकी बातचीत को बड़ा एनालिसिस किया गया है शहर के डॉक्टर और गांव के डॉक्टर को, तो देखा गया कि गांव का डॉक्टर जितने अच्छे तरीके से मरीज से बातचीत करता है ना। आपने किसी गांव के डॉक्टर को कभी कभी ऑब्जर्व किया है आपने से किसी ने? वो मरीज को डिजीज से पहले पूछता है कि हाँ जी क्या हाल है आपका, सुनाएं, अब्बा जी दा की हाल है, अम्मा जी दा की हाल है, कैसी तबीयत है। यानी कि वो आपके साथ एक रेपो डेवलप कर लेता है बिफोर डिजीज। ये बड़ी शानदार चीज है मरीज को ना। दर्द से मर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं सुने, देखें, एक मैं आपको चीज बताऊं, वो ना, ये आपको मैंने पहले कहा ना कि ऑब्जर्वेशन, वो मैंने पहले बात की है। अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि मरीज की हालत बहुत ही ज्यादा सीवियर किस्म की है तो उसमें तो आप ये चीजें नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रिंसिपल्स में तो आता है। अगर एक पेशेंट आपके पास है, मैंने कई दफा देखा है, मैं देखें पेन मैनेजमेंट के पेशेंट डील करता हूं, मैं मरीज से पूछता हूँ डॉक्टर साहब क्या हाल है, कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद वो बताते हैं जी कि मुझे यहाँ दर्द हो रही है। तो मरीजों की टॉलरेंस इतनी जरूर होती है कि वो ये कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है। हमारे यहाँ ये एक शुक्र है। बेसिकली पेन का मैक्सिमम ताल्लुक तो ब्रेन के साथ है। ऑल नर्व्स का सिस्टम है जो हाँ हम जी, फील करते हैं, जो भी जहाँ भी होती है। हमारे बाजू में कुछ नहीं है ना हमारी टांगों के अंदर। अगर ब्रेन को हम टांगों से लगा कर देंगे, बाजुओं से लगा कर देंगे, तो इसको बेशक जो मर्जी मारे आप, जैसे हेमीप्लीजिया का पेशेंट है तो उसको चूची काटेंगे, सुई मारे, उसको तो नहीं फील हो रहा। तो जब आप पेशेंट के साथ, डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे हैं कि पेशेंट के साथ जब आप उसके घर पूछना शुरू करते हैं, सबसे पहली बात है कि उसकी टेंशन डाइवर्ट हो जाती है। हाँ ये भी एक फैक्टर है। पेन की जो मैग्नीट्यूड है दैट विल कम लो जब उसने टेंशन को डाइवर्ट कर दिया। इट्स वेरी एसेंशियल, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इट्स वेरी गुड कि उससे आपने ऐसा प्रोटोकॉल देना है कि वो थोड़ा सा उसकी टेंशन को भी डाइवर्ट करें। सही बात, हाँ जी। ये ऑर्डर आप मुझे चेंज भी कर सकते हैं। नहीं लेकिन हाँ चले, आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि दूसरा प्रिंसिपल है कि आपने बिलीव करना है कि पेशेंट जो कह रहा है कि उसे दर्द हो रही है, तो आपने उसको नेगेट नहीं करना कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है गुड हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सारे 9 पॉइंट्स के साथ आपने हिस्ट्री लेनी है, और फोकस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन ये भी उसके प्रिंसिपल्स में है। और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ओनली रेलेवेंट लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं, इररेलेवेंट लेबोरेटरी टेस्ट ना कराएं। एक अगला प्रिंसिपल है कि एवरी पेशेंट इज अ डिफरेंट पेशेंट।
ये याद रखें। ये बल्कि पेन में नहीं है, हर मामले में है कि एवरी पेशेंट इज अ डिफरेंट पेशेंट, सो क्रिएट ए पर्सनलाइज्ड प्लान ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट। ठीक। उसके बाद आ जाता है ये जो है ना, ये 7वां पॉइंट मैंने अक्सर देखा है कि डॉक्टर्स इग्नोर करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की ऑनेस्टी ये है, ये डॉक्टर की ऑनेस्टी पे के है कि डू टेल द पेशेंट रियलिस्टिक गोल एंड लिमिटेशन ऑफ पेन थेरेपी, कि आपका जो इलाज है वो मरीज को कितना रिलीफ देगा। ये इस पे मैंने देखा है कि डॉक्टर आमतौर पर नहीं बताते और कहते हैं जी तू फिक्र ही ना कर, मैं तेन 0 मीटर कर देंगा। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। मरीज को जरूर बताएं, क्योंकि वरना मरीज के जहन में रह जाती कि डॉक्टर साहब ने तो 0 मीटर कहा था और मैं तो अभी भी मुझे पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। अच्छा, फिर एक ये 8वां है, गोल्डन रूल ऑफ पेन मैनेजमेंट। ये क्लिनिक्स के लिए मैं एक, हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ, हमारी खुशकिस्मती कि यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर सज्जाद फार्मूला मैंने इसका नाम रखा है। अच्छा, वो फार्मूला ये है कि एटलीस्ट 25% रिलीफ आपके पेशेंट को जब हो जाए तब आप उसको क्लिनिक से जाने दें। आप तो 100% देंगे। वो बड़ी बात है डॉक्टर साहब, लेकिन ये डॉक्टर सज्जाद का फार्मूला ये है कि 25% आराम, क्योंकि मरीज फिर काफी सेटिस्फाई हो जाता है। अगर आप 100% करती हैं तो डॉक्टर साहब फिर तो बहुत ही कमाल है, फिर तो फिर डॉक्टर साहब वो दोबारा तो नहीं आएगा ना। आपकी ठीक नहीं हो जाती तब तक छुट्टी नहीं देंगे। अच्छा, चले चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा ये है कि अकॉर्डिंग टू द पेन इंटेंसिटी उसको आपने नेक्स्ट विजिट का जरूर कहना है, कि मुझे आपने जब आपने प्रेस्क्रिप्शन लिखनी है या उसको जो दवाई देनी है ये जरूर बताना है। मैं आपको बताता हूं कि मेरे एक डॉक्टर साहब हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो पता क्या कहते होते हैं कि यार जे तू मैनू कल ना दसिया तो मैनू अज रात को नींद नहीं आनी है। तो मुझे जरूर बताना है कि तुम्हें कितना फर्क पड़ा है। तो ये कहने का मकसद ये है कि वो मरीज ना उससे अपनाइयत महसूस करता है। बाहर आपको लगेगा कि जी डॉक्टर जो है ये कुछ ज्यादा एग्जेजरेट कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली मरीजों को ये पसंद आती है बात, एक अपनाइयत का इजहार होता है। तो उसको आपने नेक्स्ट नियर विजिट एटलीस्ट फर्स्ट टाइम जरूर बताना है कि मुझे या तो खुद आ जाएं या मुझे फोन पे बता दें कि आपकी दर्द को कितना फर्क पड़ा। मेरी अपनी प्रैक्टिस ये है कि मैं मरीज को, जो दर्द का पेशेंट होता है, उसको जरूर कहता हूं कि कल तुमने मुझे या तो फोन करके आ जाना या फिर मेरे पास आ जाना, जो रिसेप्शन है वहां पे बताना कि जी मैंने सिर्फ रिपोर्ट करना है, आपसे कोई चार्जेस रिसेप्शन पे नहीं लिए जाएंगे। तो आखिरी जो है वो जो है वो ये है कि पेशेंट जब अगली दफा आपके पास आए आप उसको रीअसेस करें कंप्लीटली, उसके बाद एग्जामिन भी करें और उसकी थेरेपी में अगर एडजस्टमेंट की जरूरत है तो वो जरूर मेंशन कर दें। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल्स हो गए। अब पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स आ जाती हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके जरिए हम पेन को मैनेज कर सकते हैं। एक है विदाउट मेडिसिन, फिर विद मेडिसिन है, और एक आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा चल रही है इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट, और चौथा है रीजनरेटिव मेडिकेशंस। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो विदाउट मेडिसिन हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट थेरेपी, और ये हमारे मरीज की खास डिमांड होती है अपने डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। और मैंने एक दो डॉक्टरों से सुना है जब वो बहुत दुखी होते हैं या टेंशन में होते हैं तो वो, या रश ज्यादा होता है तो वो मरीज को कहते हैं जो मर्जी खा मेरा दिमाग ना खा। इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी है। आप जितने मर्जी टेंशन में हो, जितना मर्जी रश हो, आपने मरीज को डिस्करेजिंग बात नहीं करनी। तो डाइट थेरेपी जो है इसमें आप में से कोई शेयर करेगा, वरना मैं फिर बताता हूं। पेन रिलीविंग फूड्स कौन सी होती हैं और कौन सी फूड्स आपने पेशेंट को मना करनी है कि भाई ये किसी सूरत नहीं खानी। कोई पार्टिसिपेट करेगा?
चले। मुख्तलिफ उसमें तो होती है ना, अगर वो हृदय की पेन से आए तो उसमें हम स्पाइसी फूड वगैरह ठीक, देंगे। वेरी गुड। और जोड़ों की दर्द है तो फिर गोट है तो फिर डेफिनेटली देखिए मोस्टली उसका बंद करना है, फिर उसमें भी यूरिक एसिड आती है, यूरिक फिर एसिड। जी 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 जी, हाँ जी, ये सारी चीजें मना करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रोटीन। पता है क्या, ये इसके बगैर एक मरीज को बेनिफिट तो होता ही है, लेकिन मरीज की सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती ऐसे डॉक्टर से, और ऐसे स्पेशलिस्टों से भी आप यकीन करें, वो कहते जी डॉक्टर ने मेरी गाल ही नहीं सही तरह सुनी, मैंने कोई परहेज ही नहीं दसे। तो ये परहेज बताना बड़ा जरूरी है। और ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो अगर यूरिक एसिड का पेशेंट है, बल्कि आप जोड़ों के हर दर्द के मरीज को बता सकते हैं, चाहे उसको गाउट है या नहीं है, इवन देन वो जो परहेज है वो फायदेमंद ही होगा उससे। स्पेशली ये जो हैं राइस, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, प्रोसेस्ड फूड और रेड मीट, ये जो चीजें हैं ये कोई इतनी फायदेमंद नहीं होती, इसलिए इनका परहेज बता दें। उसके बाद जो फायदेमंद चीजें हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स, ये ना सिर्फ लाइफ के लिए जरूरी हैं, बल्कि ये पेन में एज ए सपोर्टिव मेडिसिन बड़ी अच्छी इफेक्टिव भी रहती हैं। तो फूड्स कौन कौन सी हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं? फ्रूट्स हैं, आप मरीज को बताएं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, बीन्स हैं और पोल्ट्री है। अब ये चीजें आपने अकॉर्डिंग टू द पॉकेट पोटेंसी ऑफ द पेशेंट बतानी है। अगर आपके पास पेशेंट पुअर है तो उसको बेशक ऐसी चीजें ना बताएं, क्योंकि वो हो सकता है अफोर्ड ही ना कर सकता हो। लेकिन ये है कि मना करने वाली चीजें उसको जरूर बताएं ताकि वो मना हो सके। वैसे उसके अलावा फूड्स जो हैं जो जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, साल्मन फिश और कॉड फिश, और जिस ऐसी फूड्स जिनमें विटामिन डी होता है और कैल्शियम होता है, वो जरूर पेशेंट को बताएं ताकि उनके लिए फायदेमंद हो। कुछ हमारी नेचुरल चीजें हैं जो कि हमारे किचन में होती हैं, जिनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, वो बड़ी फायदेमंद होती हैं, जैसे गार्लिक है, जिंजर है, टर्मरिक है, सिनामम है, ब्लैक पेपर है। इनकी कुदरती तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है, इसकी फायदेमंद बोन ब्राथ, हड्डियों का शोरबा, इसके अंदर कुदरती तौर पर ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्राइटिन, कैल्शियम, ये चीजें मौजूद होती। तो ये जोड़ों के दर्द का पेशेंट, स्पेशली जो है घुटने के दर्द का पेशेंट, उनमें ये फायदा होता है। अच्छा, अब आ जाता है, ये तो होगी डाइट की। उसके बाद आ जाता है, एक अक्सर मरीज का सवाल होता है अगर उसको दर्द हो रही है, तो वो पूछता है कि डॉक्टर साहब टकोर का दी करा, ठंडे दी करा कि गर्म दी करा? तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने एक रूल याद रखना है। अगर तो कोई ट्रॉमा है, कोई फिजिकल इंजरी है, तो उसको, और एक्यूट केस है, तो उस केस में आपने जो कोल्ड जो है ना, वो फौरी तौर पे आपने उसकी एप्लीकेशन जो है वो फायदेमंद होगी। लेकिन क्रोनिक केसेस में जो हीट एप्लीकेशन है वो ज्यादा फायदा करती है। ठीक है जी। और वैसे एक मैं आपको चीज बता देता हूँ, एक पैक मिलता है, आपको बड़े बड़े स्टोरों से मिल जाता है, वो हीट और कोल्ड दोनों केसेस में काम करता है। वो अगर मरीज कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो 300-400 रुपए का होता है, वो ले ले, और वो आप अकॉर्डिंगली इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको हीट भी किया जा सकता है और कोल्ड भी किया जा जैसे सकता है। ओपन फूड इस्तेमाल करें क्लोज नहीं। हाँ जी, ओपन वूंड पे नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा, फिर एक आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आजकल चल रही है और वो फायदेमंद भी है, वो है फिजियोथेरेपी एंड मसाज। पेशेंट खुद भी कर सकता है और फिजियोथेरेपिस्ट के की हेल्प से भी कर सकता है, उसके घर का कोई बंदा भी उसमें कर सकता है उसको हेल्पफुल। तो ये फिजियोथेरेपी जो है, इसमें ज्यादातर ये होता है स्ट्रेसिंग, स्ट्रेंथनिंग और रेंज ऑफ मोशन जो है वो बढ़ाई जाती है, और इससे वाकई मरीज जो है उसकी पेन में काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। साइकोथेरेपी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एवरी डिजीज इज आइदर साइकोसोमेटिक और सोमेटोसाइकिक। तो साइकोथेरेपी जो है ना, वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब जो डॉक्टर ने साइकोथेरेपी करनी होती है वो दो तरह की होती है, एक है काउंसलिंग और एक है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। काउंसलिंग और सीबीटी का आप में से मेरे ख्याल आपको आइडिया ही होगा। काउंसलिंग तो करते होंगे पेशेंट की,
हिस्सा भी लें तो हाँ या ना किया करें, इस तरह। यस हाँ जी, सीबीटी का अंदाजा है? अब हाँ या ना कर लें, नहीं अंदाजा। ये बताऊं कि चल आगे चले? बताएं। सी का मतलब होता है कॉग्निटिव या कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है ख्यालात, आपके थॉट्स जो हैं। बिहेवियर तो आपको ये अंडरस्टूड है कि उसका जो है। अब थेरेपी, इसमें आपने करना क्या होता है? आपने करना ये होता है कि मरीज से आपने पूछना है, आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, अपनी तरफ से एडवाइस नहीं करनी होती। आपने सारा कुछ मरीज के मुंह से ही कहलवाना होता है। उस पहले आप मरीज से पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेन के बारे में, तो आप उससे इस तरह सवाल करते हैं कि हाँ भी क्या ख्याल है, तुम्हारी दर्द की क्या सिचुएशन है, ये कैसे हुई, किस तरह हुई। फिर आपने पूछना है कि ये तुमने फिर क्या क्या किया, और तुम्हारे ख्याल में, आपने सारे क्वेश्चंस ही करने हैं, तुम्हारे ख्याल में इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। दवाई तो चलो वो मरीज कहेगा ना जी डॉक्टर साहब इसीलिए तो आपके पास है। हाँ जी, मैंने तो आपको दवाई लिख के देनी है, लेकिन बाकी बातें आप बताएं, आप मुझे अपना आइडिया तो दें कि भाई इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है। फिर मरीज खुद ही बताएगा जी मैं ये कर लूं, परहेज कर लूं, फलां कर लूं। तो उसको अच्छा, उससे क्या होगा, ये सारी चीजों से मरीज अपना रोल जो है ना वो अदा करने के लिए रजामंद हो जाता है, ये सीबीटी के जरिए। फिर वो मरीज आपको खुद ही बताएगा कि डॉक्टर साहब अगर मैं परहेज करा, अगर मैं टकोर भी करा, मैं एक्सरसाइज भी करा, मैं दवाई भी बकायदगी नाल खावा, तो मेरा ख्याल है कि फर्क पै सकता है। तो ये सारी बातें जब मरीज करता है ना, तो फिर आप उससे कहते हैं कि फिर हाँ भाई फिर क्या ख्याल है कि फिर करोगे तो फायदा होगा, हाँ जी मैं करूंगा तो फायदा होगा। इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको मोटिवेट करके उस एक्शन की तरफ लाना है जो कि आप चाहते हैं कि मरीज अपना रोल अदा करे। ये याद रखें, अगर मरीज अपना रोल अदा नहीं करेगा तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अकेली मेडिसिन पूरा 100% रोल अदा नहीं कर सकती, ना ही पेन में, ना किसी और डिजीज में। बहुत सारी डिजीजेस में हमने देखा है कि 50% रोल मरीज को अदा करना होता है। अगर मरीज खुद रिस्पॉन्सिबल होगा ना तो वो फिर रेगुलरली आपके साथ आपके पास भी आएगा। अगर मरीज अपना रोल अदा करने से सोचेगा कि चलो जी दवाई लिखाओ और जाओ, तो वो कभी भी आपको उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए सीबीटी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 5 मिनट में करें। सीबीडी की टेक्निक्स होती है, इसको एक बार लेक्चर कीजिएगा, अगर आप चाह रहे हैं। चलें वो देख लेंगे बाद में। अभी मैंने आपको ब्रीफली बता दिया ना, इतना सा तो आप कर सकते हैं। ये फोकस्ड सीबीटी जो मैंने आपको बताई है ना शॉर्ट टाइम में। उसके बाद एक चीज है, बड़ी दुनिया में 120 मुल्कों में ये चीज प्रैक्टिस की जाती है, इसका नाम है एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर। इसको भी पेन में बड़ा इफेक्टिव माना जाता है, डिटेल्स में नहीं हम जाते। एक मशीन होती है टेंस थेरेपी, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। ये भी छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पेन के जगह पे अगर आप लगा के तो वो करते हैं, तो वो पेन रिलीविंग रिस्पॉन्स आता है। फिर आप में से अगर लोग यूट्यूब देखते हैं तो क्रायोथेरेपी आपने देखा होगा, जिसमें वो पटाखे वगैरह निकालते हैं। लेकिन वाकई को ट्रेन डॉक्टर हो उनका, जिस 5-5 साल का जिसने बाहर से कोर्स किया है, तो वो फायदा करता है। और 8वां पॉइंट है विदाउट मेडिकेशन के, वो है योगा। योगा की एक्सरसाइजेज भी पेन में अपना रोल अदा करती। अब आ जाता है मेडिसिन के जरिए। आपसे हमने बात की थी नोसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक, तो ऑटोमेटिकली जो उनकी मेडिसिन होंगी वो भी नोसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक होंगी। अब नोसिसेप्टिव पेन मेडिसिन कौन कौन सी हैं, उसकी को 9-10 किस्में हैं। पहली है पेन किलर्स, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं तो फिर ये चलता जाएगा, ठीक है जी। पहली आ गई पेन किलर। पेन किलर में दो तरह की पेन मेडिसिन आ जाती हैं, नॉन ओपियाइड जिसमें पैरासीटामोल आती है, और ओपियाइड जिसमें कॉमनली कोडीन और ट्रेमोल और या मॉर्फिन भी आती है, ठीक है जी। ये पेन किलर्स हो गई। उसके बाद आ जाती हैं दूसरे नंबर पे एनसेड्स, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब ये पेन को कैसे ठीक करती हैं? ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, जिसके साथ पेन ठीक होती है। अब ये इन्फ्लेमेशन को कैसे ठीक करती हैं?
डॉक्टर आसम साहब ने भी आपको बताया था कि ये ब्लॉक करती हैं स्पेसिफिक एंजाइम्स जो होते हैं। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है जिसका बड़ा ताल्लुक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन में। साइक्लोऑक्सीजिनेज, इसको अगर आप गौर से अंदाजा करें तो साइक्लोऑक्सीजिनेज का ब्रीफ क्या है? कॉक्स। आपको अक्सर मेडिकल रैप आके बताते होंगे जी ये कॉक्स 1 इनहिबिटर है, कॉक्स 2 इनहिबिटर है, या कॉक्स 1-2 मिक्स इनहिबिटर है। बेसिकली ये सारे के सारे जो है ना, इन्होंने काम क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को रोकना होता है, ठीक, जिसके जरिए ये इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल अदा करते हैं। अच्छा जी, अब एनसेड की आगे 3 किस्में हैं, एक वही कॉक्स 1 वाली, दूसरी कॉक्स 2 वाली, और तीसरी मिक्स वाली। कॉक्स 1 जो है ना, इसकी एक खसूसियत है, डॉक्टर आसम साहब ने भी आपको बताया होगा कि ये जीआईटी साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इनके होते हैं। कॉक्स 2 को कहा जाता है कि इसके कम साइड इफेक्ट्स हैं, और जो मिक्स वाली है उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन कॉक्स 2 से ज्यादा, लेकिन कॉक्स 1 से कम होते हैं। अच्छा, अब कॉक्स 1 में कौन कौन सी मेडिसिन आ जाती हैं? ये फ्लर्बीप्रूफिन एनसेड के नाम से मिलती है, पायरोक्सिकैम फेल्डिन के नाम से मिलती है, इंडोमेथासिन इंडोसिड के नाम से मिलती है। ये कॉक्स 1 में आती हैं। ये मैंने 3-4 बताई हैं, बाकी आप लोगों को काफी बेहतर आती होंगी। कॉक्स 2 में जो आ रही हैं, सेलिकॉक्सिब्स और अटेरिकॉक्सिब, मार्केट में आ रही हैं सेलबेक्स के नाम से या स्टार कॉक्स के नाम से। अब कॉक्स 2, अगर आपने सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आप किसी को कॉक्स 2 इनहिबिटर दे रहे हैं मेडिसिन, तो ये जरूर पूछ लें मरीज से कि उसकी कोई कार्डियक हिस्ट्री तो नहीं है। हाँ, इसलिए अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसको कॉक्स 2 इनहिबिटर आपने नहीं देना। जो मिक्स वाली हैं, इनका एस्प्रिन है, आइबोप्रोफिन है, नेप्रोक्सन है, किटेरोलैक है, टोराडोल के नाम से आती है। ये जो हैं इनका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट भी होता है, इसलिए कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के साथ आपने स्पेशली खास तौर पर कोई ना कोई मैदे की दवाई जरूर देनी है। अब इसमें एक चीज बताएं, आप में से मुझे कोई सवाल बताए कि बेसिकली तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर रही हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन के कम होने से मैदे को क्या खतरा है, बताएं कोई? प्रोटेक्शन जो है स्टॉलों की वो कम हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड जी। अब देखें, मैं आपको बताता हूं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स है क्या चीज। ये लिपिड के कंपाउंड्स हैं, हमारे जिस्म के हर टिश्यू में इनकी प्रोडक्शन होती है। अब जीआईटी में इसका रोल क्या है? ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को सेल्फ डाइजेशन में प्रिवेंट करती है। यानी कि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, ये आपकी जो इंटरनल लाइनिंग है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का रोल है इसमें जीआईटी में। अब अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपने एनसेड के जरिए कम कर दिए या खत्म कर दिए, तो उसका जो प्रिवेंटिव पोर्शन है जीआईटी का, वो तो खत्म हो गया। तो ऑटोमेटिकली किसी चीज की जब प्रिवेंशन खत्म हो जाएगी तो आपको उसको कोई ना कोई एड के तौर पे प्रिवेंशन देनी जरूरी है। ठीक है जी, अब आपको समझ आई कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के ना होने से जीआईटी को क्यों खतरा होता है। ठीक जी। वैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एक दो और रोल हैं, ये इन्फ्लेमेशन को, एक ये जो है ना, इनका काम है इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करना, रिजॉल्व करना भी है, लेकिन बेसिकली इसका काम है कि इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं। और प्रेगनेंसी और लेबर में भी, डॉक्टर नाहिद बैठी हैं, इनको पता होगा कि भाई ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रोल है। शॉर्ट टाइम पीरियड है, प्रोलॉन्ग नहीं देना चाहिए। और बोन मेटाबॉलिज्म में भी प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल है। और हाइपोथैलेमस के जरिए ये जो हमारा फीवर प्रोड्यूस होता है, इसमें भी प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल है। इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन की ये जो हम देते हैं ना एनसेड्स, ये फीवर में भी फायदा करती है।
अच्छा जी, आगे आ जाती हैं दो ऐसी स्पेशल चीजें, मसल रिलैक्सेंट और एंटी स्पॉज्मोटिक्स। हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? चलो शुक्र है जी। अच्छा, ये मसल रिलैक्सेंट और एंटी स्पॉज्मोटिक दोनों का काम है, ये स्पाज्म को कम करते हैं। फिर दोनों में फर्क क्या है, उनको मसल रिलैक्सेंट क्यों कहते हैं और एंटी स्पॉज्मोटिक क्यों कहते हैं? हाँ जी, स्मूथ मसल्स और दूसरा स्केलेटल मसल। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। मसल रिलैक्सेंट क्या करते हैं? स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, उसके स्पाज्म को कम करते हैं। और एंटी स्पॉज्मोटिक क्या करते हैं? स्पाज्म खत्म करते हैं स्मूथ मसल्स का, स्पेशली जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी पेन्स में एंटी स्पॉज्मोटिक काम करते हैं। इनकी डिटेल्स मेरा ख्याल आपको सबको आती होगी, इसकी डिटेल में नहीं चलते। फिर कुछ दवाइयां हैं जिनको हम डिमार्ड कहते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, जिसमें दो ही ज्यादातर कॉमनली यूज की जाती हैं। ये स्पेसिफिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम करते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQ और मेथोट्रेक्सेट। इसके अलावा गाउट स्पेसिफिक हैं, एलोप्यूरिनोल है, ज़ाइलोरिक के नाम से आती है, फिबॉक्सोस्टैट, गोयूरिक के नाम से आती है, और कॉल्चिसिन है। इनके डिफरेंट एक्शंस हैं, जब गाउट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिर कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे मैंने बोन ब्रॉथ में, बोन के शोरबे में कहा था, वही चीजें मेडिसिन की शक्ल में भी आती हैं। पैट 4 के नाम से आती है, कोलाजिन के नाम से आती है, काफी ज्यादा इसकी हैं। ये ज्यादातर घुटने की दर्द में, ये सारी की सारी चीजें घुटने की दर्द में, ये पांचों चीजें, बल्कि वो बेस्ट मेडिसिन अगर आप घुटने के दर्द में न्यूट्रिशनल या सप्लीमेंट देना चाहते हैं तो वो देखें, ये पांचों चीजें जिसमें होंगी वो बेस्ट मेडिसिन होगी। जब घुटने का दर्द हम डिस्कस करेंगे तो उसकी इनकी डोजेज वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जब हमारा बस नहीं चलता तो हम स्टीरॉइड्स की तरफ आ जाते हैं। और स्टीरॉइड्स में से ओरल भी हैं, इंजेक्टेबल भी हैं। इंजेक्शंस में भी दो किस्में आ जाती हैं, बल्कि 3 किस्में हैं स्टीरॉइड के इंजेक्शन में। लॉन्ग एक्टिंग भी हैं, कोई नाम लेगा लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉइड का? डिपोमेड्रोल, और दूसरा दो ही हैं, कैनाकॉट। वेरी गुड। और जो शॉर्ट और मीडियम एक्टिंग जो हैं उनके कोई नाम बताए? बेटनिलॉन, ठीक है जी। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इमरजेंसी में जो काम करने वाला है, एक ही, हाइड्रोकॉर्टिसोन सोलुकॉर्टिव के नाम से। वेरी गुड जी। मैंने पहले कहा था ना कि ये जो लेक्चर है ये आपकी जो नॉलेज है ना उसकी एक लिहाज से रिवीजन है। फिर कार्डियो स्पेसिफिक भी है, नाइट्रोग्लिसरीन्स हैं, नाम लें कोई शॉर्ट एक्टिंग या सबलिंगुअल जो मेडिसिन हैं जो कार्डियक पेशेंट में हम पेन को, ये वेजोडाइलेटर्स होते हैं बेसिकली। पेन एंटी पेन नहीं है लेकिन वेजोडाइलेटर हैं, इनडायरेक्टली पेन को कंट्रोल करती हैं। नाम बताएं जी? एंजीसिड और आइजोडल। वेरी गुड। और मॉडरेटली एक्टिंग जो ओरल हैं उनके नाम बताएं जी, 2-4। सस्टेक, आइजोडल। फिर मिग्रेन स्पेसिफिक हैं, सोमाट्रिप्टिन। ठीक है जी। ये मिग्रेन स्पेसिफिक क्या करता है? मिग्रेन में ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, उनको, उनकी डायलेटेशन कम करता है। अब आ जाती है न्यूरोपैथिक। ये अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो थी नोसिसेप्टिव, अब न्यूरोपैथिक पे आ जाए। न्यूरोपैथिक दो तरह की हैं जी। एक है एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन हैं जो कि न्यूरोपैथिक पेन्स को ठीक करती हैं साथ, और दूसरी है एंटी डिप्रेसिव। एंटी एपिलेप्टिक जो है ना उसमें एक गैबापेंटिन है, उसी की एक फर्दर डेरिवेटिव है प्रीगैबालिन, और तीसरी है कार्बामाजिपिन। गाबापेंटिन ये न्यूरल्जिया या न्यूरोपैथिक पेन होगी उसमें आती है, जो जो उसकी स्पेशलाइज्ड है। प्रीगैबालिन ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, और ये जो है स्पेशली शियाटिका में बड़ी इफेक्टिव है। कार्बामाजिपिन जो है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में या ग्लॉसोफरेंजियल न्यूरल्जिया में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। गर्दन से ऊपर ऊपर जो न्यूरल्जियाज हैं उनमें ये कार्बामाजिपिन का बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, उसके बाद ये होगी एंटी एपिलेप्टिक्स। और एंटी डिप्रेसिव जो हैं
उसमें याद रखें, एक है SNRI और एक होते हैं SSRI। एक नाम बताएं, SNRI कौन सा है? डिलॉक्सिटीन। SNRI पेन रिलीफ में फायदा करता है, SSRI का पेन रिलीफ में कोई रोल नहीं, एंटी डिप्रेसेंट में, ये याद रखिए, ठीक है। SNRI का क्या मतलब बनता है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो ये जो डिलॉक्साटीन है, ये इट इज वेरी इफेक्टिव इन न्यूरोपैथिक पेन्स। और दूसरे नंबर पे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। किसी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का नाम बताएं। एमिट्रिप्टालिन या ट्रिप्टेनॉल के नाम से आती है, ठीक है जी। अब आ जाता है कि ये सारी चीजें हमें पेन मेडिसिन का तो पता चल गया, अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेन मेडिसिन की जहां तक इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है ना, वो तो मेडिकल स्टोर वाले को भी आती होती कि जी ये दर्दों की दवाइयां हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये असल इंपॉर्टेंट है, जो कि डॉक्टर का काम है। अब WHO इसको एक 3 स्टेप फार्मूले के जरिए, जिसका नाम उसने रखा है WHO पेन मैनेजमेंट लेडर, एक सीढ़ी की तरह। तो पहली सीढ़ी वो कहता है जी कि पेशेंट आपके पास आता है, अगर माइल्ड पेन का है तो आपने नॉन ओपियाइड देना है। दूसरे नंबर पे अगर वो मॉडरेट पेन के साथ आ गया तो उसके साथ आपने कोई माइल्ड ओपियाइड ऐड करना है। माइल्ड पेन वाले को पैरासिटामोल, अगर मॉडरेट पेन का आ गया तो उसके साथ आपने कोई माइल्ड ओपियाइड ऐड करना है। माइल्ड ओपियाइड कौन सा है? कोडीन। उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग पेन का आ गया तो स्ट्रॉन्ग ओपियाइड आपने ऐड करना है। स्ट्रॉन्ग ओपियाइड कौन से हैं? मॉर्फिन, या मॉडरेट लेवल पे अगर आप कहेंगे तो वो ट्रेमाडोल, ठीक है जी। अब WHO ही रिकमेंड करता है कि इसके साथ आप एंटी डिप्रेसेंट, या अगर कोई आ गया उसका नर्व पेन का, तो आपने कोई न्यूरोपैथिक थेरेपी भी इस्तेमाल करनी है, या कॉर्टिकोस्टीरॉइड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या एंग्जियोलिटिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। WHO लीडर में एनसेड्स का इस्तेमाल कम से कम कहा गया है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग एनसेड का इस्तेमाल जरा ज्यादा करते हैं, उसकी सिर्फ टॉक्सिसिटी की वजह से। WHO कहता है जी कि उसको जरूर इस्तेमाल करें, जैसा डॉक्टर खलील साहब ने कहा है कि जी इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, बाकी को हम लॉन्ग पीरियड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ओपियाइड को भी लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो ओपियाइड को भी, लेकिन उसके बाद जैसे ही पेन कम होगी उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी ना, तो फिर ओपियाइड इस्तेमाल ही नहीं होंगे। अच्छा जी, अब आ जाता है एक और टेक्निक है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, या मैं भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करता हूं, वो है माइल्ड पेन में 1 ड्रग फार्मूला। अब सुने जी जरा, माइल्ड पेन है तो एक सिंगल ड्रग आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर पेन विद स्टिफनेस है तो उस सिंगल ड्रग के साथ आपने मसल रिलैक्सेंट ऐड कर लेना है। अगर कोई विसरल पेन का पेशेंट है तो उस सिंगल ड्रग के साथ आपने कोई ना कोई एंटीस्पाज्मोटिक, यानी कि टू ड्रग फार्मूला। अगर मॉडरेट पेन है तो 2 और 3 ड्रग फार्मूला जो है ना, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट, आपने 2 या 3 दवाइयों का इस्तेमाल करना है, जिसमें आप कोई भी 3 दवाइयां मिक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर सीवियर पेन है तो कभी भी ओरल पे रिलाय ना करें, इंजेक्टेबल करें, और इंजेक्टेबल में भी जो WHO की रिकमेंडेशन है वो है ओपियम डेरिवेटिव्स इंजेक्शन फॉर्म में। अब आ जाता है, ये तो हो गया हमारी यहाँ की पेन्स का जो हमारा क्लिनिक में चलता है। अब ये जो हिस्सा है जो हम बातचीत करेंगे,
ये क्लिनिक्स में कॉमनली नहीं किया जाता। इस तरीका इलाज को कहते हैं इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट। ये बात हाँ जी, अगली दफा से अगली दफा हाँ। खत्म कर देंगे। मैं सर एक्चुअली डालता हाँ जी 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 जरूर। अच्छा जी, ये एक चीज बताएं, मैं और कुछ नहीं पूछूंगा, पल्ले पड़ा है कि नहीं पड़ा? जबरदस्त चलिए, थैंक यू। सबसे पहले जो बहुत जबरदस्त लैब